सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। किसी सिलेंडर के अंदर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेलन, उसमें जो हवा की मात्रा है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो उस सिलेंडर के अंदर से जो पंप है वो रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर। फिर उसमें कुछ सिलेंडर में एयर बचेगी, तो कितनी बचेगी? जितनी उसमें होगी उसमें से 1/4 ऑफ एयर को कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा, हम हवा की मात्रा बेलन में कुछ मान लेते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर। हम चाहे तो मात्रा की जगह आयतन भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर जो हवा होती है वो वॉल्यूम यानी आयतन को ही दिखा रही होती है। नॉर्मली हम आयतन को सिंबल V से डिनोट करते हैं, तो हम इसे को V मान लेते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द एयर जो है पंप रिमूव्स कर देता है, तो हम लिखेंगे पंप रिमूव्स, कितनी एयर रिमूव्स करता है? 1/4 ऑफ द एयर, जितनी हवा उसमें मौजूद है उसका 1/4 है, यानी हवा का 1/4 भाग है। अब हम क्या करते हैं, का या ऑफ को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई। एयर कितनी है बेलन के अंदर पहले से मौजूद? V, तो V की मल्टीप्लाई होगी। भाई जितनी भी बेलन के अंदर हवा है उसका 1/4 हवा बाहर निकल रही है। 1/4 में V की मल्टीप्लाई तो करेंगे तो हो जाएगा V/4, यानी कि जो पंप है वो इतनी एयर को रिमूव करेगा। तो अब कितनी बचेगी? मान लेते हैं बेलन के अंदर है 100, उसकी जो वॉल्यूम है हवा का वो 100 है, और अगर 20 पंप ने बाहर निकाल दी तो कितनी बची? 80। क्या करा? माइनस। तो पंप में इतनी हवा तो मौजूद थी, इसका 1/4 जो होगा वो V/4 होगा। इतनी हवा पंप ने बाहर निकाल दी, तो अब कितनी बची? तो दोनों को माइनस करेंगे ना, तो यहां तो रिमेनिंग एयर कितनी बची? शेष वायु बचेगी V - V/4। तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो एलसीएम लेंगे 4, इसके अपान में 1 है, 4 की मल्टीप्लाई होगी V में, तो V 4V - V 3V/4। ये तो पंप ने हवा बाहर निकाली है, तो पंप ने हमें हवा बाहर निकाली, हमें फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बात करनी है बेलन में कितनी हवा मौजूद है। तो यहां पहली बार बेलन में हवा मौजूद थी V, फिर जैसे ही पंप का यूज करा तो V/4 हवा बाहर गई, तो अब जो दूसरी बार बेलन में हवा बची है वो बची 3V/4। डबल बॉक्स वाला दिखा रहा है कि हवा कितनी बची है। इसी तरीके से हम दूसरी बार फिर पंप का यूज करें। हमने एक बार पंप का यूज कर लिया है, अब यहां पर लिखेंगे अगेन पंप रिमूव्स, पंप वायु निकालता है या निकालेगा। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। यहां पंप में पहले कितनी हवा मौजूद थी? V, ठीक, V मौजूद थी ना, तो हमने V में से क्या माइनस करा था? V का 1/4, तो V का 1/4 था, V × 1/4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो V में से माइनस करा था उसी V का 1/4, तो सॉल्व करके आया 3V/4। अब भी हम यही करेंगे, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाले हैं, हम इसमें से माइनस करेंगे। अब बेलन में इतनी हवा मौजूद है, तो 3V/4 में से माइनस करेंगे इसका 1/4, क्योंकि अब बेलन में क्वेश्चन एक तरह से नए सिरे से हो गया। अब बेलन में 3V/4 हवा मौजूद है, पहले बेलन में V हवा मौजूद थी, तो V में से माइनस करा था V × 1/4। अब बेलन में 3V/4 हवा मौजूद है, तो 3V/4 में से माइनस करेंगे 3V/4 का 1/4। अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3V/4 - 3V/4, ये 4 हो जाएंगे 16। एलसीएम लेंगे तो होगा 16, ये डिवाइड करेंगे 4 और 4 या 12V - 3V होगा 9V/16। 3V/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। पहले बेलन में हवा मौजूद थी V, फिर जैसे पहली बार पंप का यूज करा तो अब हवा बची 3V/4 बेलन के अंदर, फिर दूसरी बार फिर पंप का यूज करा तो अब बेलन में हवा बची 9V/16 या 3V/4 की पावर 2। तो यहां एक पैटर्न बनता जाएगा, अगली बार 3V/4 की पावर 3 बनेगा, अगली बार 3V/4 की पावर 4 बनेगा। चाहे तो हम उसे दोबारा भी कर सकते हैं। अब की बार हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 9V/16, 9V/16 में से माइनस करेंगे 9V/16 का 1/4। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा 9V/16 - 9V/64। इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 का डिवाइड करेंगे 64 में तो आएगा 4, और 4 9 होंगे 36V और माइनस 9V, 27V/64। 27/64 को हम 3/4V की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो एक पैटर्न बनता जा रहा है यहाँ पे, इसे हमने रफली करा है, बस 2-3 बहुत हैं। अब हम यहाँ पर सीरीज यानी श्रृंखला लिख लेते हैं। श्रृंखला
श्रृंखला को सही तरीके से ऐसे ही लिखते हैं। ये वाला जो मेथड होता है ये अशुद्ध है, तो हमने सीरीज यानी श्रृंखला जो होगी वो होगी v कॉमा 3v/4 कॉमा 3v/4 का स्क्वायर, 3v/4 का स्क्वायर लिखें, या फिलहाल अभी हम 9v/16 ही लिख देते हैं, और अगर ये लिखना चाहें तो 27v/64 हो जाएगा। ये हमारी सीरीज श्रृंखला बन चुकी है। अब हम निकाल लेते हैं यहां पर d1, तो d1 निकालने के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो हो जाएगा 3v/4 माइनस v, और d2 निकालने के लिए करेंगे इसमें से माइनस इसे, यानी कि 9v/16 माइनस 3v/4। तो इन दोनों को माइनस करके अगर सेम नहीं आए तो नॉट AP होगा, और हो सकता है सेम आए, तो देखते हैं इन दोनों को क्या आता है। इसके अपॉन में ले लेते हैं 1, एलसीएम आएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 3v माइनस, इस 4 की v में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 4v, तो 3v माइनस 4v होंगे माइनस v/4। तो ये वैल्यू तो हमारी d1 की आ गई, तो d1 आ गया माइनस v/4। अगर d2 भी यही आएगा तो हम कह सकते हैं कि AP होने के चांस हैं। तो हम यहां पर 16 लेंगे, तो 16 से 16 कैंसिल होगा, बचेगा 9v माइनस 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 4, और 4 3 12v, 9 में से 12 गए तो बचे माइनस 3v/16। सेम नहीं आ रहे, सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्योंकि d1 और d2 बराबर नहीं है, देयरफॉर या हेंस इट इज नॉट एन AP, अतः यह AP नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पहले का थर्ड, तो पहले का थर्ड भी बिल्कुल वैसे ही है। यहां पर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कि आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर डिगिंग यानी खुदाई के बाद, व्हेन इट कॉस्ट, तो इसकी जो लागत है कॉस्ट है वो 150 रुपए है, फॉर द फर्स्ट मीटर, वो भी पहले मीटर के लिए, यानी जब 1 मीटर कुएं को खोदा जाएगा तो उसकी कॉस्ट होगी 150 मीटर। अगर एग्जाम्पल के लिए कुआं है तो इसको अगर हमने 1 मीटर खोदा, ये पूरा 1 मीटर है, तो इसकी कॉस्ट हो गई 150 रुपए। फिर यहां पर कह रहे हैं एंड राइजेस बाय 50 रुपए फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। बाद में अगर और 1 मीटर इसे खोदेंगे तो 150 रुपए तो फिक्स्ड है, वो तो पहले मीटर के 150 रुपए है ही है, बाद में अगर और 1 मीटर खोदेंगे तो उसके 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, 150 में और 50 जोड़ोगे, फिर अगर और नीचे 1 मीटर खोदना है तो फिर 50 रुपये और बढ़ेंगे, इस तरीके से हर 1 मीटर के 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम लिखेंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई की जो लागत है वो कितनी है 150 रुपए, तो यहां पर हम लिखेंगे 150 रुपए। अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे प्रथम मीटर या पहले मीटर खुदाई की लागत, वो कितनी है 150 रुपए। तो पहले मीटर तो की तो 150 हो गई फिक्स्ड। ऐसे ही अगर हमें दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकालनी हो, यहां पर लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर, तो वो कितनी होगी भाई 150 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए, हर बार 50 ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें तीसरे मीटर खुदाई की लागत निकालनी हो तो फिर 200 में फिर 50 ऐड करेंगे, तो इस बार कितनी होगी 250 रुपए। तो इस तरीके से चलता ही जाएगा। तो यहां पर जो हमारी श्रृंखला बनेगी, यानी कि जो हमारी सीरीज बनेगी वो होगी, सबसे पहले आएगा 150, फिर कॉमा, फिर आएगा 200, फिर कॉमा, फिर आएगा 250, फिर कॉमा, और ऐसे ही अगला 300 आ जाएगा, तो डॉट 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 कितने भी निकाल सकते हैं। ये हमारी सीरीज बन गई। लेकिन अब ये सीरीज हमारी AP है या नहीं है उसे हम पता करते हैं। तो उसे पता करने के लिए हम हमेशा पहले D निकालेंगे, यानी D1 बोल सकते हैं, D2 बोल सकते हैं और D3 बोल सकते हैं। अभी D1 D2 D3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये बराबर ना हो। अब D1 क्या हो जाएगा, इस A2 में से माइनस करेंगे A1 को, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 200 में से माइनस करेंगे 150। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं इसके लिए आप इससे पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो हो जाएगा 200 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 रुपए। तो D1 आ गया 50 रुपए। ऐसे D2 निकालना है तो A3 में से माइनस करेंगे A2 को, तो हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि 50 रुपए।
अब D3 निकालना है तो माइनस करेंगे A4 में से A3 को, यानी कि 300 में से 250 को, तो यहां भी कितना आ रहा है 50 रुपए। हम देख रहे हैं कि D1 D2 D3 ऐसे ही हम और D4 D5 भी निकाल सकते हैं, तो ये सारे इक्वल ही आ रहे हैं। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, और आगे के भी निकालेंगे तो वो इक्वल ही आएंगे। तो इससे हमें पता चला कि क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, चूंकि सार अंतर समान है, इसीलिए जो हमारी सीरीज है वो एपी है। इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। पहले के फोर्थ क्वेश्चन में एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी लगेगा, तो ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ए इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। सवाल के अंदर जो हमारा रुपए में दी होती है वो होता है P यानी प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। R हमेशा परसेंट में दी होती है जिसे बोलते हैं रेट। n को T भी बोल सकते हैं, टाइम होता है। n मतलब होता है समय यानी टाइम, समय। रेट यानी दर, और P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। और n जो होता है वो हमेशा ईयर्स में दिया होता है, साल में, वर्ष में। तो हम सवाल में देखते ही पहचान लेंगे क्या P है, क्या R है और क्या N है। जहां रुपए का सिंबल है वहां P है, जहां परसेंट का सिंबल है वहां R है, जहां ईयर्स का सिंबल है वहां N है। ए होती है अमाउंट यानी मिश्रधन। तो हम यहां पे मिश्रधन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ मिश्रधन निकालना है, क्योंकि सवाल में कहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, और ये रुपए में दिया हुआ तो ये P हुआ प्रिंसिपल मूलधन, और परसेंट है तो ये रेट हुई यानी दर, और प्रत्येक वर्ष कह रहा है तो हर बार एक साल लेंगे, तो टाइम हमें एक ही लेना बार बार। तो हम पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे, मिश्रधन लिखें या राशि लिखें एक ही बात है, राशि का मतलब भी मिश्रधन है। पहले वर्ष की राशि यानी कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी है, वो 10,000 रुपए। P भी बोल देते हैं, ये दी हुई है। दर, रेट वो R दी हुई है 8%, और जो हम क्योंकि पहले वर्ष की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा जो वो है N होगा वो कितना होगा, 1 ईयर, 1 साल। अब P R N की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारी पहले वर्ष की राशि हम इसे A1 बोल सकते हैं, A1 निकल कर आ जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा A1 यानी पहले वर्ष की राशि निकल कर आ जाएगी। तो P की जगह रखेंगे 10,000, 1 प्लस R की जगह रखेंगे 8/100, और N की जगह रखेंगे 1। इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, या हम चाहें तो अभी फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष की राशि, अमाउंट ऑफ नेक्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। तो हम A2 निकालेंगे तो P रहेगा 10,000, 1 प्लस 8/100। बस दूसरा वर्ष में हम कितनी अमाउंट जमा करेंगे तो इसके लिए हम N की जगह रखेंगे 2। ऐसी अगर हमें तीसरे वर्ष की राशि निकालनी हो, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि अगर हमें बैंक को 1 साल बाद पैसे जमा करने हैं तो हम इतना करेंगे, अगर हम 2 साल बाद जमा करेंगे तो इतना करेंगे, और अगर हमें 3 साल बाद जमा करना हो तो A3 निकालेंगे। तो बस सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ N की जगह आ जाएगा 3। तो 1 प्लस 8/100 की पावर 3। तो इस तरीके से हम A4 A5 A6 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक सीरीज श्रृंखला बन चुकी है, सीरीज यानी श्रृंखला। तो वो क्या बनी, अब या तो हम ऐसे भी देखकर चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं आंसर कि AP बन रही है या नहीं। खुद हम सोचें कि अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बराबर आएगा, बराबर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब पावर बदलती जाती हैं तो माइनस करने से बराबर नहीं आता। डिवाइड करने से बराबर भले ही आ जाए, लेकिन माइनस करने से बराबर कभी नहीं आ सकता। तो वैसे अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़े तो हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे 10,000, 1 प्लस, हम 100 का 8 में डिवाइड कर लेते हैं, तो क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट पीछे पॉइंट जाएगा, लेकिन यहां तो एक ही डिजिट है तो दूसरी हम 0 लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे 8 0 के पहले पॉइंट और फिर 0, तो ये हो जाएगा 0.08। हमने 100 का 8 में कर दिया डिवाइड, पावर 1 ही है इसकी। ऐसे इधर करेंगे 10,000, 1 प्लस ये भी 0.08 हो जाएगा और पावर तो 2 ही है। ऐसे इधर करेंगे 10,000,
1 प्लस 0.08 हो जाएगा, पावर यहाँ भी 3 है, डॉट 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 डॉट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं ये 1 है, तो 1 को 1.00 लिख सकते हैं, हर डिजिट के बाद में पॉइंट लगाकर 0 लिख सकते हैं, और 0.08 को हम ऐसे लिखेंगे। जब भी ऐड करते हैं तो हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखते हैं, तो 1.08 आएगा। तो इस तरीके से 1 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1.08, और इसकी पावर 1 है, तो 1 को हम लिखें या ना लिखें। इधर 10,000 1 में से ऐड करेंगे तो 1.08 ही आएगा, पावर इस बार 2 है। 10,000 1.08 और पावर यहाँ पर 3 है। इसकी थोड़ी पावर खोलने में टाइम जाएगा, बाकी कैलकुलेशन तो हो जाएगी। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 के आगे 4 जीरो तो लगेंगी ही, 108 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगेंगी, लेकिन ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आएगा 10,800, पॉइंट के बाद की जीरो को हम छोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ 10,800 हमारी पहली वैल्यू आ चुकी है। इधर 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 की 1.08 में 2 बार, तो 1.808 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 1.1664 आएगा। हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कर रहे हैं ऐसे। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11664 के बाद 4 जीरो और लग जाएंगे, 11664 के बाद 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी, फिर 1 2 3 4 डिजिट पीछे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आएगा 11,664, 11,664। इधर 10,000 अभी ऐसे ही रहेगा। अब 1.08 के हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस इसे ही इतना ही काम करने में टाइम जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2597, पॉइंट के बाद 4 डिजिट काफी होती हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा यही 12597। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। 12597 लिखेंगे पहले, फिर 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर 4 डिजिट पीछे पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से 12,597 आ गया। तो इस तरीके से हमारे 3 नंबर आ गए और आगे डॉट 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 हम कर देंगे। तो आएगा 10,800, 11,664 और 12,597 और डॉट 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 डॉट। अब हम यहां से निकालेंगे D1, D2 और D3। तो जब हम D1 निकालेंगे, यानी कि हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो 11,664 में से जब हम माइनस करेंगे 10,800, तो कितना आएगा 864। ऐसे जब हम D2 निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो 12,597 में से जब हम माइनस करेंगे 11,664, तो कितना आएगा 933। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहे, तो सिंस D1 और D2 बराबर नहीं है तो इट इज नॉट एन AP, यानी कि जो हमारी सीरीज श्रृंखला थी वो AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। वैसे अगर पेपर में बाई चांस हमारे पास टाइम कम पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं बनेगी क्योंकि जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। अगर पूरा प्रूफ के साथ दिखाना है कि क्यों नहीं है तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और भी है कि हम इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हम 1 + 8/100 जो ब्रैकेट है उसे कॉमन ले लेंगे, तो उसको कॉमन लेके करेंगे तब भी वो हो जाएगा। पर यह हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस इसमें 2 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना ये भी मेथड इजी है।